नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, फिनॉल क्या है, फिनॉल के भौतिक गुण क्या है, फिनॉल को कैसे बनाया जाता है, उसके रासायनिक गुण क्या है। किसी भी पदार्थ के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे बनाते हैं, वो है क्या चीज, बनाते कैसे हैं, और उसका भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। इन 3 पार्ट में पढ़ा जाता है और लास्ट में होता है उस यौगिक का उपयोग। तो देखें आज की क्लास में, तो बच्चों आज मेरे क्लास में जो भी बच्चे आए हुए हैं उन सबको मैं एक बात कहूंगा कि आप सब बड़े ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें और लिखें जरूर। इसलिए कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठें मेरे साथ, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। बच्चों एक बात बोलना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप मेरे साथ रहते हैं तो एक बात तो हमेशा कर दिया करें कि भाई क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जरूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको मिलेगा केमिस्ट्री 0 लेवल से एडवांस लेवल तक। और जिन बच्चों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है उनको कहूंगा कि रियल में आप पहले प्लेलिस्ट है, अगर क्लास 11 में है तो क्लास 11 के पहले प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे 12th में है तो 12th से पहले प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू करें। पहला प्लेलिस्ट मतलब अगर 11th खोलेंगे तो 11th खोलते ही आपको जो सबसे पहले प्लेलिस्ट मिलता है 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री या प्री बेसिक केमिस्ट्री मिलता है, उनको अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज आगे बढ़ते हैं तो आप 100% श्योर है कि आप केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ेंगे। और भाई एक बात बोलूंगा, सालों से ये चैनल बना हुआ है और इन सालों से कई बच्चों ने टॉप किए हैं अपने क्लास में, तो आप भी जरूर करेंगे। ये सिर्फ टॉप बनाने वाला चैनल नहीं है, ये आपको जमीन से, यानी जब कुछ भी नहीं आता है तो कुछ नहीं से बहुत कुछ सिखाता है आपको। तो इस चैनल को जरूर देखें और लाइन से पढ़ें। आज हम देख रहे हैं फिनॉल का हम ये तीसरा क्लास होगा, क्योंकि पहले क्लास में हमने देखा था फिनॉल कैसे बनाए और उसके भौतिक गुण। ये दूसरी क्लास है जिसमें आप पढ़ोगे फिनॉल के रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं आज आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। इनको जरूर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि आप फिनॉल में ये समझते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताऊंगा, पहली विधि है कोल्बे अभिक्रिया, जिसको मैंने पिछले क्लास में यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सिखाया है। हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, बहुत प्यार करते हो भाई हमसे, तो हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और एक बात है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा और मेहनत करो और हाँ रिजल्ट जरूर लाओगे अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो। हाँ एक बात और कह दूं साथ में, वो ये कि जो भी चीजें पढ़ा जा रहा है उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे। फिलहाल अब कोल्बे की अभिक्रिया पिछले क्लास में आपने देख लिया, तो आज आप देखेंगे कोल्बे अभिक्रिया हो चुका है आपका, तो मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि कोल्बे अभिक्रिया तो आपका हो गया। दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास रिमल-टिमेन अभिक्रिया। रिमल-टिमेन अभिक्रिया आज देखेंगे, संघनन अभिक्रियाएं भी आज देखेंगे, फिनोल्फ्थेलिन अभिक्रिया भी आज देखेंगे, और देखेंगे जिंक के साथ आसवन आज। तो ये नाइट्रीकरण फिर जिंक के साथ आसवन, इतनी अभिक्रियाओं को आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं। तो क्या आपको कोल्बे की अभिक्रिया याद आ रहा है? बताओ क्या है कोल्बे की अभिक्रिया। तो देखें कोल्बे की अभिक्रिया, मैंने आपको बताया कोल्बे की अभिक्रिया में होता क्या है। कोल्बे की अभिक्रिया में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सोडियम फिनॉक्साइड से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के बारे में आप जान चुके हो कि भाई सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी अभिक्रिया किनके साथ होता है? इनकी अभिक्रिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये अभिक्रिया आप देख चुके हो, पढ़ चुके हो। हम आगे बात करते हैं, ये वाली अभिक्रिया आप देख चुके हो ना, कोल्बे अभिक्रिया। तो इनकी अभिक्रिया इनके साथ होने पर अस्थायी कंपाउंड बनेगा, जो कि तुरंत ही चेंज हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट में, और फाइनल सैलिसिलिक अम्ल बनता है जब HCl से अभिक्रिया कराई जाती है इस कंपाउंड की, सोडियम सैलिसिलेट की। तो ये वाला रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पिछली क्लास आप जरूर देख लें। आज
अब देखेंगे रीमल्टीमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रीमल्टीमैन अभिक्रिया। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि रिवीजन करा दीजिए सर, तो मैं बोलूंगा बेटा वही वही कराऊंगा, उससे अच्छे कि एक बार पीछे देख लो ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपका टाइम आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको आप जस्ट पीछे वाली क्लास में जरूर देख लें, है ना। और आज मैं दिखाऊंगा आपको रीमल्टीमैन अभिक्रिया। तो रीमल्टीमैन अभिक्रिया क्या है वो जरा देखें। रीमल्टीमैन अभिक्रिया में होता क्या है? फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH यानी क्षार, इन तीनों की अभिक्रियाएं से बनता है सैलिसैल्डिहाइड। चलो चेक करें क्या बनता है, एक बार रिएक्शन करके दिखाता हूं, फिर उसकी थ्योरी के बारे में बात करूंगा। फिनॉल, देखिए कॉपी में लिखें, यह है फिनॉल, इसकी अभिक्रिया किनके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो मैं HCCl3, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ, इनको NaOH के साथ मैं गर्म करता हूं, तो देखें साफ तौर पे यहां पर 3 क्लोरीन, बिल्कुल जो दिख रहा है उसी में सोचना है अपने को। सोडियम और क्लोरीन है इस जगह पे, तो ये तीनों क्लोरीन के लिए 3 सोडियम की आवश्यकता है मुझे, तो 3 NaOH इनके साथ अभिक्रिया करेगा। तो इस तरह से अब क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से। ये तीनों क्लोरीन इन 3 सोडियम से अभिक्रिया करके निकल जाएगा, तो बन गया ये NaCl, हर एक NaCl यानी कि 3 बार 3 NaCl बनता है, 3 NaCl बनता है। और क्या बचा? यहीं पर आप ध्यान रखेंगे कि इस जगह का जो H है ना, ये वाला H, ये अब देखो क्या क्या होने वाला, बिल्कुल सिंपल चीजें देखेंगे आप। H, ये H, और यहां पर आपके पास 2 OH, देखो 2, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, क्या दिख रहा है? हमारे पास सिर्फ इन दोनों के पास एक एक करके 2 ही H बचा हुआ। वैसे इस जगह पर H है, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ये आर्थो पोजीशन का H जो है या पैरा पोजीशन का H काम में आता है, तो एक जगह से पहले H, 2H और 2 OH यानी कि 2 पानी बन गया। इस तरह से ये बन गया पानी। अब क्या बच गया बच्चों? देखिए यहां से C बचा है, यहां पर OH बचा है, यहां पर ये स्ट्रक्चर बचा हुआ है। तो चलो हर एक स्ट्रक्चर को एक एक करके लिखते हैं। ये आपके पास फिनॉल है, अभिक्रिया दोबारा बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। ये देखिए अब क्या बचा है, देखें इस जगह पर ये H बचा है, ये C बचा है, ये C, ये लीजिए। फिर इसके बाद आपके पास OH बचा है, OH, तो देखो OH, O डबल बॉन्ड H, ये कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूरी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, इसको कहा जाएगा ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। ये आपने देखा कि हम इस अभिक्रिया को क्लोरोफॉर्म के साथ भी करा सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं, दोनों के साथ ये अभिक्रियाएं कराई जा सकती है। देखो एक और रिएक्शन की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको यहां पर दिखाता हूं। OH, ये देखो ये फिनॉल है, फिनॉल है, इस फिनॉल को किसके साथ? CCl4 प्लस NaOH। अब यहां पर इस चीज का ध्यान दें कि Cl अपने पास 3 था, तो 3 लगाइए, NaOH, तो यहां पर 4 है, तो हमने 4 NaOH लिया, चारों Na 4 Cl के साथ निकल गया, तो क्या बना? 4 NaCl। अभिक्रियाएं दोबारा बताऊंगा, बोला हूं मैं आपको, है ना,
घबराइए नहीं। इस जगह का एक H, हमारे पास एक ही H है। अब एक H है, जबकि यहां पर OH टोटल कितने बार है? 3 बार, ये सॉरी 4 बार। एक OH एक H निकल करके पानी बन गया। एक और चीज नजर आ रहा है कि अब इस तरह से बचा हुआ है इस जगह पर ये फिनॉल वाला भाग। यस, इतना बचा है। आपको मिला है यहां पर कार्बन, कार्बन बचा हुआ है, ये कार्बन इस जगह पे जुड़ जाएगा और इस जगह पर आपके पास बच गया है, देखिए OH 4 बार। तो ये 4 OH, देखो कितना, 4 नहीं 3, एक तो निकल गया OH, तो 3 OH बचा है। एक मजेदार चीज सीखने को आपको मिलने वाला है, तीनों OH इसमें जुड़ गया। एक मजेदार चीज सुनने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा, वो है कि एक कार्बन पर कभी भी एक से अधिक OH जुड़ ही नहीं सकता है। अगर जुड़ गया तो वो क्या करेगा? वो वहां से पानी निकल करके अलग हो जाएगा। यानी OH एक से अधिक बार हुआ तो वो OH H2O बनकर निकलेगा। देखिए, मैं एक किसी OH को निकालना चाहता हूं, OH और ये H, पानी निकल गया, H2O, तो ये 2 H2O हो गया, यहां से ये निकल गया। देखिए, ये लीजिए। अब इसकी संयुक्ताओं को पूरा करने के लिए ये, तो इस तरह से ये एसिड बन गया, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ये दोनों के दोनों चीजें जो है, ये दोनों के दोनों चीजें जो है, क्या चीज है? दोनों अभिक्रियाएं कहलाती है रिमल्टीमैन अभिक्रिया। एक है पहला वाला मैंने बताया, ये क्या चीज है? ये क्लोरोफॉर्म के साथ, और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, CCl4 के साथ, दूसरा है CCl4 के साथ। तो इस तरह से ये 2 प्रकार के अभिक्रियाएं देती है। तो इन अभिक्रियाओं को मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कार्बन, ये फिनॉल की क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है हमें सैलिसल्डिहाइड, और फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड क्षारी कार्बन, क्या बोलूंगा, फिनॉल की या NaOH का, NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया कराने पर सैलिसिलिक एसिड बनता है, ये बोलूंगा। तो इन चीजों को कहते हैं, इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है रिमल्टीमैन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को यहां पर आप लिखा दूं तो आपको मैं लिखे हुए रूप में दे देता हूं जो जो मैंने बताया। तो क्या लिखा है मैंने? क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया 60 डिग्री सेल्सियस तापमान मैंने कितना रखा है यहां पे? 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पर 60 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर मैं क्या करता हूं? गर्म करता हूं। NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को कार्बन, क्या बोलते, क्लोरोफॉर्म के साथ 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करता हूं तो मुझे ये सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी तरह से मैं बोलूंगा NaOH की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करने पर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसे आप नोट करें एक बार, फिर देखते हैं आगे की चीजें।
तो देखें, आपने नोट कर लिया। अब देखिए, इसमें सारी चीजों को आपने नोट करने के बाद एक चीज महसूस किया होगा कि इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो एक बार रिएक्शन करके फिर देखें, है ना, कि क्या ये रिएक्शन करा सकते हो। देखो एकदम सिंपल है, फिनॉल है, फिनॉल है, क्या क्या चीजें हैं वो बस देखिए। CHCl3 है और क्या है 3NaOH। दूसरा रिएक्शन किसके साथ है, फिनॉल है, ऐसे लगा देता हूं, लिख देता हूं, चलेगा। हाँ, CCl4 है प्लस क्या है NaOH है। NaOH की जगह KOH ले सकते हो। बस इसी पर रिएक्शन कराना है आपको। चलिए करके देखो और बताओ मुझे कि बना सकते हो कि नहीं। तो क्या है बताओ, क्या होगा बेटा, तीनों Cl को Na ले गया तो बनेगा 3NaCl, एकदम साफ नजर आ रहा है। अब देखो यहां पर इस जगह का H एक और यहां पर एक H, यानी कि 2 H के साथ इसका 2 OH, 2 पानी निकल जाएगा। प्लस तीसरा क्या नजर आ रहा है, एक OH बचा है, यहां से O और H एक बचा है, तो क्योंकि 3 में से, तो यहां पर एक C बचा हुआ है, तो ये इस जगह पर लग जाएगा OH, एक C बचा है, एक H बचा है, एक O बचा है, CHO बन गया। यहां पर बात करते हैं, चलिए 4 Cl है, 4 Na और 4 Cl, इस तरह से 4 NaCl बन जाता है। प्लस क्या है आपके पास OH, इस जगह का एक H के साथ ये वाला OH एक पानी बना लेगा। प्लस आप देख क्या रहे हो कि भाई यहां पर ये फिनॉल वाला पार्ट हो गया आपका ये, और इस जगह पर ये जो C बचा हुआ है ये, और यहां पर 3 OH बचा हुआ है, 3 OH ये ले जाए। आप ये जानते हो कि एक से अधिक OH नहीं हो सकता है, तब वो क्या करेगा, वहां का OH और H निकल गया तो क्या बन गया, ये इस तरह से COH, तो वो H2O बन गया। ये H2O यहां पर दिखाई देगा 2, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है, रिमल्टिमन अभिक्रिया। अब एक बार दो बार बना के देखो, परिभाषा आप खुद लिख सकते हो, इस अभिक्रिया में क्या होता है आप खुद ही लिख सकते हो। चलिए अगला है संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं, चलिए साहब, संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रिया में हम यहां पर देखेंगे कि फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, ये जुड़ करके एक आपस में संघनित हो जाती है, जुड़ जाती है और एक बड़ी पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि बहुलक बनाता है। बहुलक या पॉलीमर क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम यहां पर इन बातों को समझें और रिएक्शंस को देखें। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैसे अभिक्रिया होता है उनको देखें। एकदम सिंपल सा एक रिएक्शन देखोगे, पहले एक तरह से योगात्मक अभिक्रिया होगा। देखिए क्या है ये फिनॉल, ये कॉपी में जरूर बनाओगे ना तब समझ में आएगा। ये फिनॉल है प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCOH, HCHO लिख सकते हो, HCHO लिख सकते हो, ठीक है। ये CHO लिखते हैं ना इसको, तो ये HCHO हो गया, तो ऐसा लिख सकते हो। चल, ये जो अभिक्रिया होगा अम्ल या क्षार की उपस्थिति में होगा। अम्ल को दर्शाने के लिए H प्लस, या क्षार OH को दर्शाने, क्षार को दर्शाने के लिए OH माइनस।
दोनों में से कोई भी स्थिति में हो सकता है। 5 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ये जिस दाब में हम रहते हैं वो एक वायुमंडलीय दाब होता है। अब इसके तुलना में 5 गुना ज्यादा दाब होगा या 7 गुना ज्यादा दाब होगा, ये बहुत बड़ा दाब होता है, ध्यान रखिएगा। इस दाब पर यह अभिक्रिया होगी, होगा ये कि इसके आर्थो स्थिति का जो ये H है, ये H इस O में चला जाएगा। तब क्या होगा जरा देखें, ये फिनॉल वाला पार्ट, ये हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस जगह पर H आ गया इसका, तो C ये C और इसके साथ 2 H है, इसके साथ एक O है, एक बॉन्ड टूट चुका है। जैसे बॉन्ड टूटता है आपको क्या नजर आएगा वो देखें, H इधर चला आया, जैसे कि मैंने बताया था, ये जगह खाली हो गया, इसका बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, तो इस तरह से ये जुड़ गया। ये जो कंपाउंड है ये आगे संघनन करता है, ऐसे कई अणुएं आपस में जुड़ने लग जाती है। ये प्रक्रिया और भी आगे बढ़ सकता है, इसके साथ 2 HCHO और जुड़ सकता है, कहां पे, आर्थो पर, पैरा पर। तो क्या बनेगा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर नए रूप में, इस तरह से CH2OH, ये CH2OH है, देखो CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, 3 जगहों पर आ गया। इसको कहा जाएगा ट्राईहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल कहलाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। और यहां पर है, ये 3 बार है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये हुआ। इनका संघनन होगा, मतलब ऐसे कई अणुएं आपस में जुड़ेंगी, तब इस स्थिति में होगा बहुलीकरण, यानी ऐसे कई अणुएं जुड़ जाएगा। यहां पर एकलक कहलाता है, अलग अलग अणुएं एकलक कहलाती है, बहुत सारे अणुएं जुड़ जाएं तो बहुत बड़े स्ट्रक्चर बन जाएगा, बहुलक कहलाएगा। जैसे सिंपल सी बात सोच लो, थर्मोकोल की गोलियां हैं, छोटी छोटी थर्मोकोल की गोली आती है, वो हर एक गोलियों को आप देखो कि वो अलग अलग है, आप उसमें हाथ चलाओगे या फूंक भी मारोगे तो उड़ने लग जाता है। लेकिन उन थर्मोकोल की गोलियों को आपस में चिपका दो तो वो भारी स्ट्रक्चर बन जाता है। वैसे ही ये अणुएं जो अलग अलग है, ये एक अणु है, ऐसे हजारों अणु, लाखों अणुएं हैं, जो अगर आपस में किसी तरह से जुड़ जाए तो वो बहुलक कहलाएगा। चलिए, बहुलीकरण हुआ। इन सब प्रक्रियाओं में देखिएगा कि ये होता यह है कि एक अणु दूसरे अणु से जुड़ने के लिए क्या नजर आता है। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि एक RCH2OH है और दूसरा OHCH2R है, तो देखें 2 अणुएं जब जुड़ रही हैं तो क्या बनेगा, OH और H, पानी, ये निकल गया। क्या हो रहा है आप बताओ तो, RCH2OCH, इस तरह से। तो यहां पर एक स्थिति है। दूसरी स्थिति पे बात करते हैं, तब इसको कहेंगे OH प्लस अगर एक अणु का ये और दूसरे अणु का अगर में ये रूप है तो देखो क्या होगा, इस जगह का H और इस जगह का OH निकल गया तो क्या पानी निकल गया, और ये देखो RCH2, तो 2 रिंग के बीच में रहेगा CH2। तो मैं इस चीज को आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, नोट करना ना। चलो मैं इसको यहां पे बनाता हूं, देखो फिनॉल, ये आर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा बेटा, ये CH2 हो गया। फिर दूसरा
फिनॉल रिंग, बेंजीन रिंग और उसके साथ फिनॉल स्ट्रक्चर, ऐसे ही कई फिनॉल आपस में जुड़ जाते हैं। ये कंटिन्यू हो गया। ऐसे ही नीचे की तरफ भी CH2 और फिनॉल का स्ट्रक्चर, OH नीचे लगा दो, इस तरह से जुड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। दो रिंग के बीच में, बस इतना ध्यान रखना, दो रिंग के बीच में CH2 होगा और OH के साथ ये आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, यानी OH के साथ ये दोनों आर्थो पोजीशन हुआ, ये दोनों आर्थो, ये पैरा हुआ। इस तरह से जोड़ना है। बस एक बार प्रैक्टिस करो, आपसे हो जाएगा। ये OH कंटिन्यू कर सकते हो, जहां तक आपको कंटिन्यू करना है। आगे जोड़ना है तो जोड़े, नहीं तो छोड़ दे। तो हर एक फिनॉल वाला स्ट्रक्चर 3 जगहों से जोड़ता है और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको कहा जाएगा बेकेलाइट। ये क्या चीज है? ये है बेकेलाइट। बेकेलाइट पॉलीमर। बेकेलाइट एक ठोस प्लास्टिक होता है, जैसे स्विच का जो प्लास्टिक है, आपके यहां स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच है, आपके यहां प्रेस जो होगा उसका जो हैंडल है, या प्रेशर कुकर का जो हैंडल है, या फ्राइंग पैन का जो हैंडल है, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर वह नहीं पिघलता है, ऐसे प्लास्टिक बेकेलाइट प्लास्टिक होते हैं। यह ध्यान रखिए आप। चलिए, तो हमने यही बात लिखा है, फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता के साथ क्रिया करके फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रंजक बनता है। रंजक होगा, बनता है। ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। लेकिन अब यहां पर ये जो कि बेकेलाइट कहलाता है, यहां पर मैं यहां पर बोलूंगा रेजिन है। बेटा गलत शब्द लिखा है, ये गलत लिखा है, इसको ठीक कर देता हूं मैं। क्या बनता है? रेजिन बनता है। रेजिन, ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। इस रेजिन को कहा जाता है बेकेलाइट। और दूसरी बात, यह लेडरमना से अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को लेडरमना से अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में प्रश्न आए लेडरमना से अभिक्रिया लिखो, वो क्या है, तो इसी को लिखना है। और यदि पूछा जाता है कि फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं या फॉर्मेल्डिहाइड की संघनन अभिक्रियाएं, तो इसी को लिखेंगे आप। 2 जगहों पर आपको काम आएगा। चलो, हो गया। अब हमारे पास है फिनोल्फथैलिन अभिक्रिया। फिनोल्फथैलिन अभिक्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड एंड फिनॉल, ये 2 शब्दों से बना है। फिनॉल और थैलिन, फिनोल्फथैलिन बनता है। लेकिन यहां पर 2 शब्द है, एक फिनॉल से संबंधित है और एक है थैलिक एनहाइड्राइड। 2 चीजों के मिलने से बनता है फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन जो होता है गुलाबी, क्या बोलते हैं, क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। मैं इस रिएक्शन को आपके सामने लिखता हूं, एक बार देखिए जरूर। चलिए देखिए, फिनॉल की 2 अणु में भाग लेगा। इस तरह से। और थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, यह भी ध्यान रखिएगा। इसका पैरा पोजीशन का H जो है वो काम करेगा, इसी से संघनन होगा। दूसरा थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, ये है बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। H और ये O, ये तीनों निकल जाएगा। क्या बना? पानी। कब? जब इसको
सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। पानी निकल गया, ये लो पानी। बाकी जो बचा है उसको वैसे के वैसे आप नोट कर लो। जैसे ये फिनॉल है, ये दूसरा फिनॉल है, और इथैलिक एनहाइड्राइड वाला भाग, इसकी O निकल चुका है, इसके H निकल चुके हैं, तो ये इनके साथ आकर के इस तरह जुड़ जाएगी। तो थैलिक एनहाइड्राइड और दो फिनॉल ये मिलकर के बनाता है फिनोल्फथैलिन। क्या हुआ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एक भाग थैलिक एनहाइड्राइड और दो भाग फिनॉल को गर्म करने पर फिनोल्फथैलिन बनता है। फिनोल्फथैलिन की विशेषता यह है कि इनको क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो गुलाबी रंग आ जाता है। अम्लीय माध्यम में यह रंगहीन है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी हो जाता है। इसीलिए इसका उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। आप अम्ल क्षार टाइट्रेशन करते हो, अनुमापन करते हो, तो आपने इस चीज को देखा है। इस जगह पे मैं ये लाइनें आपके लिए लिख चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, याद रखें। जितनी भी अभिक्रियाएं आज मैं आपको करा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। पास होना है तो इन इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को जरूर करना होगा आप लोगों को। चलिए, फिनोल्फथैलिन। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखना, फिनोल्फथैलिन में यदि आपने क्षार मिलाया तो ये गुलाबी रंग आएगा। क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी रंग देता है। नोट कर लिए? बोलो। कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी है बेटा, याद रखना इस बात को। मेरे साथ ही करोगे तो सीखोगे, अन्यथा नहीं सीखोगे। साथ में एक बात बोलूं कि आप लोग एक ही काम करें भैया। आप लोगों को बोला गया है कि क्लास के खत्म होने के बाद टेस्ट जरूर लें अपना। बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये कहां से मिलेगा, इसका नोट्स मिल जाएगा क्या? पहले लिखो आप। ये स्लाइड आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। स्लाइड प्राप्त करने का तरीका क्या है? आपको हमारे इस जगह पर, हमारा ये चैनल है टेलीग्राम चैनल, विक्रम सर हैव केमिस्ट्री में। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में जाकर के इस जगह पर जाएंगे तो ये सारे जो स्लाइड है वो आपको आज ही मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि इससे पहले वाली क्लासेस की भी बहुत सारी चीजें उसमें अपलोड है, तो वो आप सबको मिल जाएगा। दूसरा काम कर सकते हैं कि आप इस क्लास को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बिल्कुल बताएं। ऐसे बताएं, आप डायरेक्ट बताएं उनको कि ये यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथ में मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लो भाई, बहुत जरूरी है। हां, इतना भी कहना है मुझे कि अगर आप लोग क्रांति बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करिए और टेस्ट भी दिलाइए। यानी अभी क्रांति बैच में एडमिशन चल रहा है कि अगर आप बहुत गहराई से पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो क्रांति बैच के साथ जरूर जुड़िए। फिलहाल अभी बात कर रहा हूं कि ये रिएक्शन आपने अपने हाथों से लिखा ही कि नहीं, कॉपी में लिखोगे तब सीखोगे। फिनोल्फथैलिन की अभिक्रिया आप यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया हो तो इस जगह पे आप बना के देखिए। आप क्या क्या बताया था, क्या बताया था? आपको बताया था सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमें फिनोल्फथैलिन प्राप्त होता है। फिनोल्फथैलिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, अतः इसका उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। अब देखेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण
तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह अभिक्रिया करके बनाता है ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। चलो देखें, फिनॉल नाइट्रिक अम्ल HNO2 HNO3 होता है, तो मैंने लिखा HOHNO2। क्यों? चिरफाड़ कर दिया ना भाई मेरे, HNO3 है ये, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर ओपन कर दिया इस तरह से, ऐसा संरचना सूत्र है। तो ये क्या होगा, ये तनु है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अभिक्रिया कराते हैं। तो ये क्या करता है, ये OH या तो आर्थो पोजिशन का H लेगा कोई भी, या फिर पैरा पोजिशन का H लेगा, तो इसको लेकर के ये पानी बन के निकल जाएगा। चलो H2O निकल गया। मैं इसका बता दूं कि दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, तो ये OH और इस जगह का H लिखना नहीं लिखना अलग बात होता है, वो तो है, सबको पता है। तो ये बनाता है ये लीजिए, इस जगह पर NO2 जुड़ गया है, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। दूसरा इस जगह पे जुड़ेगा, तो ये तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल इस तरह से प्राप्त होती है, इस दोनों का मिश्रण इसमें प्राप्त होता है। एक रिएक्शन में ये मिलेगा, एक रिएक्शन में ये मिलेगा, क्योंकि दोनों को बनता है इसलिए दोनों को दिखा दिया गया आपको। तो ये हुआ, क्या हुआ, क्या है, कैसा है, तो हमने इसके लिए छोटा सा थ्योरी आपके लिए लिखा है कि तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ निम्न ताप पर यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्रिया कराने पर आर्थोनाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है आसान, नोट कर लो। अब देखें, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती तो क्या बनता है, यह बनाता पिक्रिक अम्ल। चलो देखते हैं। फिनॉल तनु के साथ हुआ तो आर्थो पैरा, और अगर इसके साथ हुआ तो आर्थो पैरा भी रहेगा, लेकिन 3 बार, तीनों की जगह पे एक, उसमें कोई एक जगह ही जोड़ रहा है ना, एक आर्थो पर या एक पैरा पर, चाहे इधर हो या इधर हो। इसमें क्या होगा, जब कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ली जाती है, 3 टाइम्स रिएक्शन होता है, HNO3 लिख सकता हूं, या OHNO2 भी लिख सकता हूं ना, ध्यान रखना। तो 3 बार ये तीन OH और 3 जगहों के H को लेकर के बन जाएगा 3 टाइम्स H2O निकल गया। और ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेट है, क्या बनाएगा, OH फिनॉल, और इन 3 जगहों पर यहां पर जुड़ा है NO2, nth डायरेक्ट जुड़ता है ना, तो इसलिए N को रिंग की तरफ लिखेंगे, NO2। इस तरह से बनता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको कहा जाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड एक प्रकार का विस्फोटक होता है। ये एक प्रकार का विस्फोटक होता है। विस्फोटक मतलब समझते हो, एक विस्फोटक का मतलब समझते हो, बारूद की तरह, यानी इसको थोड़ी आग लग गई, चिंगारी लग गया तो ये फट जाता है, तो इसको कहा जाता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि TNP। दूसरा, ये रंजक की तरह भी काम करता है। रंजक यानी रंगाने वाला पदार्थ, 2 तरह का काम करता है, इसका उपयोग है। 2 यूजेस में बता दिया, एक विस्फोटक की तरह और दूसरा रंजक की तरह। TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल।
अगर नंबरिंग के साथ देखें तो क्या होगा, ये पहला कार्बन, नंबर देखना चाहते हैं, पहला कार्बन होगा। अब नंबरिंग चाहे इधर से करो या इधर से करो, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 यहां पर लिख सकते हो, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या लिख सकते हो, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल लिखा जा सकता है, यहां पे लिखा भी इसलिए। अब अगली अभिक्रिया है जिंक धातु के साथ आसवन करेंगे। बिल्कुल आसान है, जिंक धातु के साथ आसवन करेंगे तो ये बेंजीन बनाता है। इससे सरल कोई रिएक्शन अभी तक आपने नहीं देखा है, वही रिएक्शन आपको बता रहा हूं। फिनॉल गर्म करते हैं, यहां पे ये ऑक्सीजन इनके पास चला जाएगा, ZnO बन गया, प्लस बच गया ये बेंजीन रिंग। बेंजीन बनता है ना आसान। तो आपने ये बहुत सारे रिएक्शंस देखे हैं। और अब की बात करूंगा यहां पर वायुमंडलीय दाब पर मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ भी फिनॉल बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर भी वही चीजें हैं, क्या C6H5OH फिनॉल है, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और कौन सी चीज लेंगे, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, MOO, MO मोलिब्डेनम हुआ, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को ये ले लेगा, पानी बन गया और बच गया C6H6, बेंजीन बन गया। ये भी एक तरीका है। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के दो तरीके आपने देखा, पहला जिंक धातु के साथ इनका आसवन करोगे या गर्म करोगे, दूसरा मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके बेंजीन बनाओगे। तो दो विधियां हमने यहां पर देखा है।